साल 1945 आउल माउंटेन्स की एक गहरी सुरंग जहां एक डरावना मंजर देखने को मिलता है। अचानक गुफा में एक्सपेरिमेंट कर रहे वैज्ञानिक हवा में तैरने लगते हैं, मानो ग्रेविटी ने आसपास के क्षेत्र में काम करना बंद कर दिया हो। और ये सब हो रहा था एक काली घंटी जैसी आकार वाली मशीन की वजह से, जिससे लगातार बिजली की तरह चमक और एक रहस्यमयी नीली रोशनी निकल रही थी। तभी अचानक कुछ और हुआ। हवा में तैर रहे वो वैज्ञानिक महसूस करने लगे कि अब उनकी घड़ियां बंद पड़ चुकी है और आसपास कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, मानो समय बहुत ही धीमा हो गया हो या लगभग रुक ही गया हो। और इससे पहले कि वो वैज्ञानिक कुछ समझ पाते, एक तेज रोशनी उस घंटी जैसी मशीन से निकली और सभी वैज्ञानिक उस बेल के साथ गुफा से गायब हो गए। ये है डाई ग्लॉक, नाजी जर्मनी की बनाई हुई टाइम मशीन। एक ऐसी धातु की घंटी जिसके अंदर छिपी थी वो ताकत जो फिजिक्स के हर नियम को तोड़ सकती थी। जब ये मशीन चलती थी तो हवा में नीली चमक फैल जाती थी, आसपास रखे पेड़ पौधे काले हो जाते थे और ग्रेविटी काम करना बंद कर देती थी। पर असली डर इस मशीन की ग्रेविटी को रोकने की क्षमता की नहीं, बल्कि समय यानी कि स्पेस टाइम को तोड़ने की थी। क्योंकि अब तक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स इस पर किए गए थे, उन्होंने ये साबित कर दिया था कि ये मशीन समय को कंट्रोल कर सकती थी। कहा जाता है कि साल 1945 में जब जर्मनी हार की कगार पर था, तब आखिरी बार इस मशीन को एक्टिवेट किया गया था, जिसके बाद समय समय पर इस तरह की मशीन के देखे जाने की बातें सामने आई हैं। मानो इस मशीन के साथ गायब हुए लोग बार बार समय में इधर उधर भटक रहे हो। अब इनमें से सबसे प्रसिद्ध घटना थी अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य की, जहां पर एक रात आसमान से एक जलता हुआ बेल शेप्ड ऑब्जेक्ट तैरता हुआ दिखा और अचानक जमीन पर आकर क्रैश हो गया। वैसे इस कहानी के बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन हमारा मुख्य सवाल यही है कि क्या सच में साल 1945 के दौरान नाजी जर्मनी एक ऐसी मशीन बना चुकी थी जो समय और ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकती थी? और अगर हाँ, तो आज वो मशीन कहां पर है? क्या आज भी उस मशीन के जरिए नाजी वैज्ञानिक टाइम ट्रैवल करते हैं, या फिर वो सभी इस टाइम मशीन को ठीक से कंट्रोल ना कर पाने के कारण एक टाइम लूप में फंस गए हैं और इसी वजह से वो अनजाने में समय की अलग अलग टाइमलाइंस में प्रकट होते रहते हैं? उदाहरण के लिए अमेरिका के पेंसिल्वेनिया की वही रहस्यमयी घटना। इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस एपिसोड में, तो बने रहना इस एपिसोड में मेरे साथ अंत तक। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके फॉलो कर लेना। टोक्यो एयरपोर्ट पर दिन बिल्कुल आम सा था। लोग लंबी कतारों में पासपोर्ट चेक कर रहे थे, स्क्रीन पर फ्लाइट नंबर चमक रहे थे और लाउड स्पीकर पर लगातार घोषणाएं गूंज रही थी। लेकिन भीड़ के बीच एक ऐसा यात्री था जिसकी फाइल ने कस्टम अधिकारी को चुप कर दिया। उसके पासपोर्ट पर साफ अक्षरों में लिखा था टॉरेट। अधिकारी ने हर नक्शा खंगाला, पर ऐसा कोई भी देश पृथ्वी पर मौजूद नहीं था। फिर भी वो पासपोर्ट असली था। उस पर यूरोप के कई देशों की मुद्राएं, हस्ताक्षर और वीजा स्टैम्प्स थे। उस आदमी के कागज बताते थे कि वो एक व्यापारी है जो अक्सर फ्रांस और स्पेन के बीच यात्रा करता है, पर वो इलाका तो एंडोरा है, टॉरेट नहीं। अधिकारियों ने उसे एक कमरे में रखा ताकि सच का पता लगाया जा सके। रात हो चुकी थी, बाहर बारिश हो रही थी और कमरे की खिड़की से शहर की रोशनी टिमटिमा रही थी। वो आदमी शांत बैठा था, उसके चेहरे पर अजीब सी थकान की लकीरें थी, जैसे वो लंबी यात्रा से नहीं बल्कि किसी और समय से आया हो। सुबह जब गार्ड ने दरवाजा खोला तो कमरा बिल्कुल खाली था। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां सील थी, लेकिन वो आदमी गायब था। उसका सामान, उसके दस्तावेज, यहाँ तक कि उसका पासपोर्ट भी गायब हो चुका था। बस टेबल पर एक धातु का टुकड़ा पड़ा हुआ था, गोल, भारी और ठंडा। वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुरानी मशीन का हिस्सा हो। जांच के बाद भी कभी पता नहीं चल पाया कि वो आदमी आखिर कौन था। फाइलें बंद कर दी गई और ये घटना सरकारी रिकॉर्ड में अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना के नाम से दर्ज कर दी गई। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कई साल बाद जब वैज्ञानिकों ने इस धातु के टुकड़े की जांच की तो उन्हें उसमें साल 1940s के जर्मन एलॉय कॉम्पोजिशन मिली। वही धातु जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरी वर्षों में सिर्फ एक गुप्त प्रयोग में हुआ। वही प्रयोग जिसे जर्मनी में कहा जाता था डाई ग्लॉक, यानी द बेल मशीन।
डाई ग्लॉक नाजी जर्मनी के गुप्त हथियारों में सबसे रहस्यमयी, सबसे खतरनाक और शायद सबसे असंभव लगने वाली टेक्नोलॉजी थी। कहा जाता है कि डाई ग्लॉक मशीन की बाहरी परत मोटी धातु की बनी थी, जिसके अंदर 2 बड़े ड्रम लगे हुए थे जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते थे। कहा जाता है कि उन ड्रमों के बीच एक बैंगनी तरल भरा था जिसे जेरम 525 कहा जाता था। वो लिक्विड मर्क्यूरी जैसा था जिसमें हल्की सी चमक थी, जैसे वो खुद एनर्जी से भरा हो। इसके अलावा मशीन के चारों ओर भारी तारों का जाल था जिनसे गुजरती बिजली की लहरें हर कुछ सेकंड में दीवारों पर नीली चमक छोड़ती थी। अब कई रिपोर्ट्स के अनुसार जब इस मशीन को पहली बार जर्मन वैज्ञानिकों द्वारा चलाया गया तो अपने पहले ही ट्रायल में इसने कुछ ऐसा किया जिसने स्पेस टाइम में एक फ्रैक्चर यानी कि एक दरार पैदा कर दी थी। जब इस मशीन पर पहला एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया तो स्विच ऑन करने के बाद कुछ पल तक सब कुछ सामान्य लगा। फिर हवा में हल्का कंपन फैलने लगा, टेबल पर रखे औजार हिलने लगे और फर्श पर मौजूद धूल के कण ऊपर उठने लगे और देखते ही देखते सभी वैज्ञानिक हवा में उठने लगे, जैसे किसी ने कमरे की ग्रेविटी ही बंद कर दी हो। पूरी जगह में एक इनविजिबल फोर्स फैल रही थी जो सबको ऊपर की ओर खींच रही थी। कुछ सेकंड बाद हवा में ब्लू वायलेट लाइट भर गई और सभी वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि उनकी घड़ियों की सुइयां हिलना बंद कर चुकी है। फिर अचानक एक झटका आया, पूरे कमरे में बिजली सी चमकी और हर चीज अपनी जगह पर रुक गई। वो एक ऐसा पल था जब हवा भी स्थिर लग रही थी, किसी की पलक अधूरी थी, किसी की सांस आधी, सब कुछ ठहर गया था, जैसे दुनिया एक फ्रेम में कैद हो गई हो। फिर कुछ ही पलों में यह ठहराव टूट गया, फर्श पर रखे औजार नीचे गिरे, रोशनी बुझ गई और मशीन से धुआं उठने लगा। उस धुएं में धातु की गंध थी और एक अजीब सी ठंडक जो शरीर के भीतर तक उतर जाती थी। जिन लोगों ने मशीन के पास खड़े होकर काम किया था उनके स्किन पर जलन के निशान उभर आए। इसके बाद जब वैज्ञानिकों ने उस घंटी नुमा मशीन को देखा तो उस पर बर्फ जैसी सफेद परत जमी हुई थी और आसपास रखे पौधे ब्लैक लिक्विड में बदल चुके थे। जमीन पर पड़ी एक नोटबुक आधी जली हुई थी। इस एक्सपेरिमेंट में किसी भी वैज्ञानिक की जान तो नहीं गई, लेकिन उन्होंने उन कुछ सेकंडों में जो महसूस किया और प्रयोगशाला की जो हालत हुई उसने सबको अंदर तक डरा दिया, क्योंकि इस दौरान उन्होंने सचमुच टाइम को रुकते हुए देखा था। और भले ही वे सही सलामत थे, पर यह तय नहीं था कि अगले एक्सपेरिमेंट में उनका हाल वही ना हो जो लैब में रखे उपकरणों और उस नोटबुक का हुआ था। उस रात के बाद वो लेबोरेटरी हमेशा के लिए बंद कर दी गई। आदेश मिला कि कोई भी उस जगह पर वापस नहीं जाएगा। रिपोर्ट में बस इतना लिखा गया, ए स्पेशल मशीन एक्सप्लोडेड ड्यू टू ओवरलोड। लेकिन जो लोग वहां पर थे ना, वे जानते थे कि ये कोई साधारण विस्फोट नहीं था। उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो विज्ञान की सीमाओं से परे था। कई साल बीत गए लेकिन उस जगह का दरवाजा दोबारा नहीं खुला। फिर भी जर्मन अधिकारियों के बीच ये बात फैल चुकी थी कि उनके वैज्ञानिक एक ऐसी मशीन के निर्माण के बेहद करीब थे जो समय और ग्रेविटी दोनों को कंट्रोल करने की क्षमता रखती थी। और जब नाजी जर्मनी को युद्ध में अपनी हार साफ दिखने लगी तो उनका ध्यान फिर से उसी एक्सपेरिमेंट की ओर गया। उन्होंने दोबारा उस मशीन पर काम शुरू किया, शायद इस उम्मीद में कि अगर वे इस टाइम मशीन से टाइम ट्रैवल अचीव कर ले तो समय में पीछे जाकर इस युद्ध का परिणाम पलट सके। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंतिम सालों में जब यूरोप जल रहा था, जर्मनी के वैज्ञानिक दोबारा अपने बंद किए हुए एक साइंस फिक्शन प्रोजेक्ट को जिंदा करने में लग गए थे। जर्मन रिसर्च सेंटर्स में उस समय एक अजीब भाषा बोली जा रही थी। भाषा संख्याओं की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की और एटॉमिक स्ट्रक्चर की। भारी मशीनों के बीच वैज्ञानिकों ने नोट किया कि जब तेज इलेक्ट्रिक करंट को मर्क्यूरी से गुजारा जाता है तो वो धातु तरल नहीं रहती, वो ग्लो करने लगती है, जैसे उसके अंदर कोई जिंदा पल्स धड़क रही हो। ये पल्स कभी कभी अपने आसपास की स्पेस को हल्का सा कंप्रेस कर देती थी, जैसे हवा कुछ पल के लिए घनी हो गई हो। उसी फेनोमेनन को कई लोगों ने टॉर्सियन फील्ड कहा और जर्मन वैज्ञानिकों को यकीन था कि इस बेल टाइम मशीन को वो इसी टॉर्सियन फील्ड के जरिए कंट्रोल कर पाएंगे। पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे विज्ञान के जिन कॉन्सेप्ट से खेल रहे हैं ना, उन्हीं के जरिए उनकी रियलिटी बनी है और उनकी एक गलती उसी रियलिटी और उनके अस्तित्व को मिटा सकती है। अब एक टेस्ट के दौरान वैज्ञानिकों ने मैग्नेटिज्म और रेडिएशन के बीच एक पैटर्न देखा।
जब दो मैग्नेटिक सिलेंडर्स विपरीत दिशाओं में घूमते थे तो उनके बीच एनर्जी का एक स्पाइरल फील्ड बन जाता था। वो फील्ड सिर्फ एनर्जी नहीं था, वो स्पेस टाइम की फैब्रिक में एक छोटा सा प्रेशर क्रिएट कर रहा था। कई लोगों ने कहा कि वो एक मिनिएचर ग्रेविटी वेव थी। इसका प्रभाव छोटे ऑब्जेक्ट्स पर दिखा। धातु की गेंदें धीरे धीरे घूमने लगी बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, मगर उस फील्ड के बीच आने पर हर जीवित चीज धीरे धीरे काली हो जाती थी। शायद रेडिएशन थी, शायद कुछ और, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। अब जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स बढ़े ना, वैज्ञानिकों ने मशीन के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉर्टेक्स देखा जो नीचे से ऊपर घूमता था। अगर किसी ने उसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया होता तो वो स्पाइरल गैलेक्सी की तरह दिखता। इस वॉर्टेक्स का रेडिएशन जितना तेज होता, आसपास की लाइट उतनी धीमी हो जाती। इस सभी एक्सपेरिमेंट्स को वहां लगे कैमरास में रिकॉर्ड किया जा रहा था और बाद में वैज्ञानिकों ने देखा कि इन रिकॉर्डिंग्स के कुछ फ्रेम्स में मशीन के आसपास का स्पेस ब्लरी दिखा, जैसे वहां की रियलिटी मेल्ट हो रही हो। वो समय था जब क्वांटम थियरी अभी नहीं थी। आइंस्टाइन और हाइजेनबर्ग के इक्वेशंस ताजा थे, पर उनकी सीमाएं अभी किसी को समझ में नहीं आई थी। लेकिन जर्मनी के इस लैब में बैठे वैज्ञानिक उन सीमाओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और शायद वे कुछ हद तक सफल भी हो रहे थे। पर इस बेल टाइम मशीन पर किए जा रहे एक्सपेरिमेंट्स में वैज्ञानिकों को कुछ अजीब और डरावनी चीजें भी अनुभव होने लगी। कई रिपोर्ट्स में लिखा गया था कि इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान कभी कभी मशीन्स के पास खड़े लोगों की परछाइयां फर्श पर कुछ देर तक बनी रहती थी। भले ही वे वैज्ञानिक आगे बढ़ चुके होते थे, ये किसी ऑप्टिकल इल्यूजन जैसा लगता था। पर वैज्ञानिकों ने नोट किया कि उसी वक्त लैब का टेम्परेचर कुछ डिग्री घट जाता था। इसके अलावा इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान इस मशीन के पास खड़े वैज्ञानिकों ने यह भी नोटिस किया कि उनकी मेमोरी धीरे धीरे टूट रही थी। किसी को बीते हुए कई घंटे याद नहीं थे। कई लोगों को लगता था कि एक्सपेरिमेंट सिर्फ कुछ मिनट चला है, पर लैब की घड़ी उस समय कई घंटे पार कर चुकी होती थी। सभी वैज्ञानिकों का इस मशीन के पास समय का अनुभव अलग था। कोई भी समय की मेजरमेंट को लेकर एक दूसरे की बात से सहमत नहीं होता था। काफी समय तक इस मशीन पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स चलते रहे, लेकिन कहा जाता है कि जर्मन वैज्ञानिक कभी भी इस मशीन को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए। अब कुछ क्लेम्स तो ऐसे भी हैं जिनमें कहा गया कि शायद इस मशीन ने खुद उन्हीं वैज्ञानिकों के समय को कंट्रोल कर लिया था। जब ये युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद जर्मन अधिकारियों ने इस एक्सपेरिमेंट और मशीन को छिपाने की कोशिश शुरू कर दी। कहते हैं कि अप्रैल 1945 के आखिरी हफ्ते में एक रहस्यमयी काफिला रात के अंधेरे में निकला। बर्फीली घाटियों से होकर ट्रकों की कतारें चली जिनमें शीशे से ढके कंटेनर रखे थे। गवाहों का कहना था कि उन वाहनों के आसपास हवा में नीला धुआं फैल रहा था, मानो कोई इनविजिबल मेटल जल रही हो। वो काफिला कहाँ गया ये किसी को भी पता नहीं चला, पर कहा जाता है कि उसे आउल माउंटेन्स की सीक्रेट गुफाओं में छिपा दिया गया था। कुछ लोग मानते हैं कि आज भी वो टाइम मशीन उन्हीं पहाड़ियों में कहीं छिपी हुई है। लेकिन इसके साथ ही एक और थियरी है जो काफी प्रसिद्ध है, जिसके मुताबिक उसे आउल माउंटेन्स में ले जाने के बाद एक आखिरी बार चलाया गया था। वहां इस मशीन ने अनकंट्रोल्ड होकर स्पेस टाइम में एक मैसिव क्रैक पैदा कर दिया और इस आखिरी एक्सपेरिमेंट के दौरान जो भी वैज्ञानिक उसे चला रहे थे वो सब उसी क्रैक वाले टाइम पोर्टल में उस मशीन के साथ समा गए। इस थियरी को इसीलिए भी काफी हवा मिलती है क्योंकि साल 1950 के दशक में यूरोप के कई हिस्सों में अजीब सी बेल शेप्ड यूएफओज के आसमान में दिखने की रिपोर्ट्स आई थी। लोगों ने दावा किया कि उन उड़न घंटियों से अजीब चीखने जैसी आवाजें आती थी जो सुनने में जर्मन लैंग्वेज जैसी लगती थी, जैसे कोई उस मशीन के अंदर फंसा हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। कई लोगों का मानना था कि यह आवाजें उन्हीं जर्मन वैज्ञानिकों की है जो उस आखिरी रात आउल माउंटेन्स में मशीन चलाने के दौरान उसके अनकंट्रोल हो जाने पर गायब हो गए थे। पर इन सभी घटनाओं में जो सबसे प्रसिद्ध थी वो थी साल 1965 की अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में हुई घटना, जिसके बारे में हमने शुरुआत में थोड़ा जाना था। तो दिसंबर 1965 की एक ठंडी शाम को आसमान में अचानक एक जलता हुआ गोला दिखाई दिया, लेकिन ध्यान से देखने पर वो किसी मीटियोर की तरह नहीं बल्कि जर्मनी की पुरानी तस्वीरों में दिखी उसी बेल शेप्ड टाइम मशीन जैसी लग रही थी। वो वस्तु लंबे समय तक आसमान में ठहरी रही, मानो उस पर ग्रेविटी का कोई भी असर नहीं हो रहा था। और उस दौरान लोगों ने दावा किया कि उन्हें
उसी तरह की जर्मन भाषा में चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी जैसा पहले यूरोप की साइटिंग्स में दर्ज की गई थी। इस घटना ने आसपास के लोगों को बुरी तरह से डरा दिया। काफी देर तक वो ग्लोइंग बेल हवा में तैरती रही और फिर अचानक एक तेज धमाके के साथ जमीन से टकराई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने क्रैश साइट पर जाकर देखा, वहां पर जमीन में एक गड्ढा बना था और उस बेल जैसी चीज की सतह पर अजीब से जर्मन सिंबल्स बने हुए थे। कुछ ही घंटों में यह खबर अमेरिकी सेना तक पहुंच गई और तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया गया। चारों ओर से रोड्स बंद कर दी गई, लोगों को दूर हटा दिया गया और विटनेसेस से बयान तक नहीं लिए गए। कुछ ही घंटों में वो पूरी बेल मशीन उस जगह से गायब कर दी गई जैसे वो कभी वहां पर थी ही नहीं। इसके बाद उसे लेकर दो थियरी सामने आई। पहली थियरी के अनुसार क्रैश के बाद वो बेल मशीन नष्ट हो गई थी। अमेरिकी सेना ने उसे अपने कब्जे में लेकर रिपेयर करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी भी दोबारा काम नहीं कर सकी। जबकि दूसरी और ज्यादा रहस्यमयी थियरी कहती है कि अमेरिका ने उस मशीन को पूरी तरह से ठीक कर लिया और अब वो खुद उसका उपयोग टाइम ट्रैवल के लिए करता है। इस थियरी के अनुसार ये प्रयोग इतने गुप्त स्तर पर किया जाता है कि इसे कभी भी सार्वजनिक नहीं होने दिया गया। कहा जाता है कि उसी तकनीक के जरिए अमेरिका भविष्य और अतीत दोनों में हस्तक्षेप कर पाता है ताकि हर क्राइसिस के समय वो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनाए रख सके। वैसे अमेरिका द्वारा टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी को उपयोग करने की अफवाहें नई नहीं है। कई ऐसे अनऑफिशियल मिशंस और सीक्रेट प्रोजेक्ट्स के दावे हैं जो इसी दिशा में इशारा करते हैं। और अगर आप इतिहास को गौर से देखेंगे तो उसमें एक अजीब सा पैटर्न दिखता है। जब भी दुनिया किसी बड़े संकट में होती है ना, अमेरिका अचानक एक सोल्यूशन लेकर उभर आता है, मानो कि उसे पहले से ही सब कुछ पता हो। आने वाले हर युद्ध, हर आर्थिक गिरावट, हर आपदा का पूर्वाभास हो। तो अब सवाल आपसे है, क्या वाकई द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी ने द बेल टाइम मशीन जैसी कोई असंभव तकनीक बना ली थी, या ये सब सिर्फ एक कहानी है, एक मिथ जो विज्ञान और युद्ध के बीच पैदा हुई कल्पना से आगे कुछ नहीं? आप अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और आपको ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर लगा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दे देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।